नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात इजरायल और हमास की, दुनिया के गले की फांस की। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 6 दिन हो गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे इजरायल पर, और इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की। निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 6 दिन हो गए। शुरुआती दिनों में जानकारों का यह आकलन था हफ्ते 10 दिन की बात है, खत्म हो जाएगा यह युद्ध। दुनिया लेकिन अब दो फाड़ होती दिख रही है, दो धड़ों में बंटती दिख रही है। किस तरह से वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में आपको वहां पर क्या हो रहा है, वो क्रोनोलॉजी शब्द बड़ा चलन में आया ना भारत में, क्रोनोलॉजी समझाता हूं। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास का अटैक, 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। मैंने आपको बताया छुट्टी का वो दिन था। इजरायल वाज कॉट नैपिंग। उसका खुफिया तंत्र मोसाद, आयरन डोम कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद इजरायल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई की। इस वक्त इजरायल ने गाजा में बिजली और पानी बंद कर रखा है, क्योंकि हमास ने कुछ इजरायलियों को बंधक बना रखा है कि इनको छोड़िए। वो कह रहे हैं बिजली पानी फिर से बहाल कीजिए, वरना इनको जान से मार देंगे। मतलब नौबत वहां पर इस तरह की है। अब तक कितने लोगों की मौत हो गई? इजरायल में 1300 और गाजा पट्टी में 1417, 1417 लोगों की मौत हो गई है। 5000 से ज्यादा दोनों ही तरफ, यानी कि 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। और यहां पर एक और अहम आपको जानकारी दूं, ये गाजा पट्टी जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, जो हमास के कब्जे में है 2007 से, ये कुल इलाका कितना है आप ये जानेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। आप कहेंगे इतनी सी जगह के लिए इतनी मारामारी। ये 41 किलोमीटर लंबी पट्टी है और चौड़ाई इसकी 10 किलोमीटर की है। एक दो जगह 15 किलोमीटर भी हो जाती है। बस 45 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर चौड़ी। और यहां पर 23 लाख लोग रहते हैं। 23 लाख। 3 तरफ से इजरायल से घिरा हुआ है गाजा पट्टी का यह इलाका। और यहां भी हवाई पट्टी जो पश्चिम में है गाजा पट्टी के, वो इजरायल के कब्जे में है। और 23 लाख जो लोग रहते हैं, इनमें से 40% 15 साल से कम उम्र के हैं। तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है दोनों तरफ, उसका भी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस हमले में, हमास के हमले में 25 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। और यहां पर अमेरिका का एक आदमी मर जाए, वो दुनिया में कोहराम मचा देता है। वो हजारों लोग औरों के मार दे तो कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन होता नहीं है। इजरायल की रणनीति क्या है? देखिए, इजरायल को एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पर, मतलब जो वो असलहे, साजो सामान, रक्षा के उपकरण बनाता है, उसकी दुनिया भर में गूंज है। पर यहां पर वो कुछ पोल पट्टी भी खुली है। तो अब 3 लाख सैनिक इजरायल के गाजा में घुसने को तैयार खड़े हैं। और इस बीच क्या हुआ आज? अब ये गाजा तक सीमित नहीं रह गया है मामला, तो ये हफ्ते 10 दिन का खेल अब होता नहीं दिख रहा है। सीरिया के एयरपोर्ट्स पर हवाई हमले कर दिए इजरायल ने। और इसकी वजह क्या बताई जा रही है कि ईरान सीरिया के जरिए हथियार भेज रहा है हमास को। तो दमिश्कस, जो उनकी राजधानी है, और एलेप्पो, दोनों के एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। उनका सरकारी टीवी इस जानकारी की तस्दीक कर रहा है। तो इसमें खेल कैसे बढ़ जाता है? अब ईरान के विदेश मंत्री लेबनान भी जा रहे हैं, सीरिया भी जाने का प्लान है। और 4 तरफ से, 3 तरफ से इजरायल ने गाजा पट्टी को घेरा हुआ है।
तो लेबनान, सीरिया, इराक और यमन, ईरान और यमन, ये मिल जाएं अगर साथ में, तो कई मोर्चों पर युद्ध खुल सकता है क्या? यह आशंका अपने आप में तमाम दुनिया भर के नेताओं और राजनयिकों को विचलित कर रही है। अब ईरान क्या कह रहा है? वो तमाम जो मुल्क हैं मिडिल ईस्ट में और पश्चिमी एशिया में, और खास जो मुस्लिम मुल्क हैं, उन्हें कह रहा है कि सब साथ आ जाओ। तो एक यहूदी क्रिश्चियन वर्ल्ड बनाम मुस्लिम वर्ल्ड, एक लड़ाई की बानगी ये भी सामने पेश आ रही है क्या? और इस बीच इजरायली मीडिया ने एक ओपिनियन पोल भी किया वहां के हालात को लेकर, और 84% इजरायली जनता नेतन्याहू सरकार को गाजा में विफलता के लिए जिम्मेदार मानती है। नेतन्याहू पर ठीकरा फोड़ रहे हैं 84% लोग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं 86% लोग, और रक्षा मंत्री गलांट हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं 52% लोग। यानी कि सरकार पर अब जबरदस्त दबाव है। और यहां पर पिछले 5 सालों में 4 स्नैप पोल्स भी हो चुके हैं, पर नेतन्याहू की सत्ता की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, और उसके लिए जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बहुत ज्यादा आक्रामक, लीथल हो सकती है क्या? ये भी अपने आप में कुछ सवाल सामने आ जाते हैं। ऐसे में आज का जो सीधा सवाल है, इसलिए बिल्कुल मैं आसान और सरल रखना चाहता हूं पूरी चर्चा को। सवाल आपके सामने, हमास इजराइल की लड़ाई सीरिया तक आई, और इजराइल वर्सेस हमास दुनिया की बन गया है फांस। चर्चा में मेरे साथ यहां पर हमारी घरेलू राजनीति भी बहुत जोर मार रही है, और इसको हिंदू मुसलमान में भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनावी मौसम सर पर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो हम राजनीतिक पहलू पर नहीं जा रहे हैं, सामरिक दृष्टि से, राजनयिक दृष्टि से, और भारत के हितों की अगर हम निगाह से देखें तो क्या कुछ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, यह समझने के लिए मेरे साथ देश के फॉरमोस्ट डिप्लोमैट रह चुके विवेक काटजू साहब हैं, सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड, सियाचिन पर तिरंगा सबसे पहले इन्होंने फहराया था, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मेजर जनरल बिशंबर दयाल, रिटायर्ड, वो इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और ग्राउंड जीरो पर एक नहीं बल्कि एबीपी न्यूज के 2 रिपोर्टर्स मौजूद हैं। वो आपको ग्राउंड जीरो से जानकारी देने वाले हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आशीष सिंह, तो 2 आशीष हैं, और साथ ही साथ अभिषेक उपाध्याय आपको ग्राउंड जीरो से, गाजा बॉर्डर पर आशीष हैं, और तेल अवीव से हमें जानकारी देंगे अभिषेक उपाध्याय। पर विवेक काटजू साहब, बहुत सारा अध्ययन जो हमने किया, 1967 में भी एक जबरदस्त जंग छिड़ी थी, 6 दिन में खत्म हो गई। अंदाजा ये लगाया जा रहा था ये भी जल्द ही खत्म हो जाएगी, ये रूस यूक्रेन के युद्ध की तरह ये लंबा नहीं चलेगा कि 1.5 साल हो गए, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन यहां पर कुछ पेंच और फंसते दिख रहे हैं क्या? नहीं, पेंच तो फंसे ही हुए हैं। सबसे पहले तो एक इजराइल की सरकार, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और मोसाद, इसका आपने जिक्र भी किया कि उनकी दुनिया भर में गूंज है उनके नाम की, उन सब की जिस तरह हमास ने अटैक किया है, उन सब की विफलता ही एक है। और इसलिए इजराइल की जनता में आक्रोश भी है कि उन्हें जो आश्वासन दिए गए कि
उनकी सिक्योरिटी पूर्ण रूप से है, सुरक्षित है, वो गलत साबित हुई। अब इस वक्त इजराइल पर जो हमला हुआ है, और जो एक चीज में आपने जो आपने विश्लेषण किया उससे मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात जोड़ दूं, ये खबर ये भी है कि कुछ मसलों पे, यानी रक्षा के मसलों पर एक यूनिटी सरकार का गठन हो रहा है या हो चुका है, जिसमें ऑपोजिशन के लीडर भी नेतन्याहू के साथ आ गए। यानी इस वक्त इजराइल चाहता है दुनिया को दिखाना कि वो एक, कि जहां कि उसके जितने भी मतभेद हैं वो हैं, घरेलू मतभेद तो बहुत हैं इस वक्त इजराइल में, लेकिन हमास की जो का आक्रमण जो हुआ है उसके खिलाफ और इजराइल की जनता की सुरक्षा के लिए उनका जो राजनीतिक वर्ग है वो एक साथ आ गया है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है मेरी। तो मतलब राजनीतिक लामबंदी होती दिख रही है इजराइल में। मैं एक सेकंड विवेक काजू साहब, क्योंकि मेरे दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजा बॉर्डर से आशीष मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तेल अवीव अभी हवाई अड्डे पर उतरे ही हैं, और अभिषेक उपाध्याय ने अपनी रिपोर्टिंग शुरू भी कर दी है। आशीष, सबसे पहले आपसे, ये दायरा जो जंग का था अब वो और बढ़ता और व्यापक होता दिख रहा है। सीरिया पर, दमिश्कस, एलेपो एयरपोर्ट्स पर जो हवाई हमले किए हैं इजराइल ने, उसके मायने क्या हैं, वजह क्या थी? देखिए, ये एक साफ संकेत है इजराइल की तरफ से, और ये संकेत तब ज़्यादा मजबूत हुए हैं जब से यूएस ने कहा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर देंगे। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को डिप्लॉय कर दिया। यूके की तरफ से भी एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयमेंट की बात कही जा रही है, एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ को। और उसके बाद से विशेष तौर पर डिप्लॉयमेंट के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ पर खुद मौजूद हैं इजराइल में, और उसके बाद में ये जाहिर सी बात है कि एम्बोल्डन्ड जिसे कहते हैं ना, कि और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इजराइल, और इसीलिए एक जो थर्ड कंट्रीज़ के, चाहे वो ईरान हो या फिर सीरिया हो या लेबनान हो, इन सभी देश या फिर कोई और अरब देश, वो बिल्कुल भी इजराइल का इस समय इस परिस्थिति का फ़ायदा ना उठाए। इसके लिए एक ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। इजराइल पहले ही प्रोएक्टिव एक तरह से रिएक्शन दे रहा है, और इसीलिए आज जो सीरिया में एयरपोर्ट पर अटैक हुआ ईरान के मिनिस्टर के जाने को लेकर, और ये ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाली ही प्योर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। लेकिन ये संकेत इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है संदीप जी कि ऐसा लगे कि पूरे के पूरे अरब देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे या फिर अमेरिका भी आ जाएगा। ये एक सेकेंड और थर्ड रिंग वाले स्टेज पर ही है, अभी तक ये कोर नहीं बना है। और हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से अरब देशों का इजराइल के साथ में लगातार टेंशन बना रहा है। कुछ अरब देश जैसे ईरान है, उनका अमेरिका के साथ लगातार टेंशन बना है। तो ये एक मौका ऐसा लगा है कि सब अपनी अपनी रोटियां सेकने को लगे हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी इतने संकेत अभी तक स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि पूरी तरह से युद्ध का दायरा फैल जाए, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा, इजराइल भी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से युद्ध इस ज़मीन से ज़्यादा बाहर जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हिजबुल्लाह लेबनान को लेकर और हमास गाज़ा को लेकर उससे ऊपर नहीं जाए, वरना उनसे संभलना बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 1.5 फ्रंट खुल गए हैं। मैं 1.5 फ्रंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से पूरा फ्रंट नहीं खोला गया है। हमास और गाज़ा की तरफ से एक पूरा फ्रंट खुला हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से हाफ फ्रंट खुला हुआ है। इसीलिए अब ये 1.5 फ्रंट ऑलरेडी इजरायलीज डील कर रहे हैं। हाँ, ये 1.5 फ्रंट 2 फ्रंट या 3 फ्रंट नहीं हो जाए, इसी को ध्यान में रख के अमेरिका की तरफ से संकेत आ रहे हैं, एक्शन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सीरिया की तरफ से और ईरान की तरफ से रिएक्शन आना लाजमी है। बिल्कुल सही, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड आशीष, कि पॉलिटिकल यूनिटी की बात की अभी एम्बेसडर विवेक काटजू ने, और साथ ही साथ भाई उनके युद्धपोत आ रहे हैं, अमेरिका थोड़ा सक्रिय होता दिख रहा है। हालांकि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि हमास के हमले के लिए तैयार नहीं थे नेतन्याहू, कि नहीं वो घबरा गए, वो उनको लॉन्ग रोप भी देते दिखाई देते हैं। पर
ऊपर जो रिटालिएशन, जो प्रतिक्रिया आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री लेबनान और सीरिया जाने का जो मन बनाते दिख रहे हैं, और सीधी कॉल जो हो रही है मुस्लिम वर्ल्ड, ये कितना खतरनाक हो सकता है इस बर्रे सगीर, इस खित्ते की स्थिरता के लिए? देखिए, अगर वो स्टेप जो कि अभी साइंस दिख रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं, कोशिश की जा रही है, मीटिंग्स हो रही है, इसका अगर एक्शन में कन्वर्जन हो जाए, तब फिर आप मान के चलिए कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन वही जो मैंने बात कही कि ये साइंस हैं, मीटिंग्स हैं, यूनिटी दिखाने की कोशिश है, क्या वो एक्शन में कन्वर्ट होगा, उसके बीच में काफ़ी बड़ा गैप होता है, और उसी गैप को लेकर पुश किया जा रहा है ईरान की तरफ से, सीरिया की तरफ से, लेबनान की तरफ से, और जाहिर सी बात है फिलिस्तीन की तरफ से उस एनवलप को पुश करके उस हायर थ्रेशोल्ड पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक और बात ध्यान देनी होगी, देखिए एक अगर आप ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, और स्पेसिफिकली जो फिलिस्तीन के साथ समर्थन देने के लिए शुरू से रहे हैं उन देशों की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो वो फिलहाल थोड़े से लाचार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑफेंस की कार्रवाई अब इजराइल की तरफ से की जा रही है। नो डाउट शनिवार को जो कुछ हुआ वो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली ठीक है आशीष, अभिषेक के साथ कुछ भारतीय लोग भी हैं, ऑपरेशन विजय भी चल रहा है, साथ में भारतीयों को वापस लाने के लिए 230 भारतीय कल हो सकता है विमान यहां से तेल अवीव के लिए रवाना हो चुका है। अभिषेक, आपके साथ वही लोग हैं जो वतन वापसी के लिए जाहिर सी बात है बेसब्र दिख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे? बिल्कुल संदीप, देखिए यहाँ पर ये आपको भारतीय विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे हैं, और ये यहीं पर रह करके तैयारी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और आपको मैं इनकी तस्वीरें दिखाऊंगा भी कि किस तरह से, देखिए ये जो बस है, इस बस से अभी आए हैं यहाँ पर, और भारतीय विद्यार्थी भी हैं और साथ में परिवार भी है, दोनों हैं जो हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड कौन, आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, 1 साल से। तो आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिली कि आज ये फ्लाइट जा रही है और इससे आपको जाना है, कैसे चीजें मैनेज हुई हैं? अच्छा, मिल गया था। हाँ, अच्छा, तो इजराइल में रहते हुए सिक्योरिटी को लेकर कोई चिंता थी आपको? ये एम्बेसी से गया इसलिए जा रहे हैं। और देखिए एक लेडीज, छोटा सा बच्चा भी, आप क्या करने वाले हैं? तो अभिषेक, जो भारतीय है वहां पर विमान पहुंचने ही वाला है तेल अवीव, वापस वतन लेकर आएगा। जो भारतीय वहां रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, और थोड़ा सा कनेक्शन में भी दिक्कत थी, और आप समझ सकते हैं कि वहां के हालात किस तरह के हैं। आप अपनी बात जो कह रहे थे, बीच में मुझे आपकी बात काटनी पड़ी विवेक काटजू साहब, उसको जारी रखिए। देखिए, मैं आपसे, एक तरफ इजराइल में एकता हो गई, दूसरी तरफ जो मुझे दिख रहा है वो ये कि फलस्तीनियों में एकता का अभाव। हमास और फतह की जो आपस में प्रतिद्वंद्विता है वो चल रही है, ऊपरी कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल हो। दूसरा, अरब दुनिया एक नहीं इस वक्त। तीसरी, मुस्लिम दुनिया भी, इस्लामी दुनिया भी एक नहीं। ये हमास की उम्मीद ये थी, और मुझे लगता है अभी तक ये है, कि इस मामले को इतना तूल दिया जाए कि इजराइल का इतना जबरदस्त उनका रिएक्शन हो, वो इतनी तबाही मचाए गाजा में कि इस्लामी दुनिया, अरब दुनिया और फलस्तीनी एक हो जाएं। इस वक्त तक वो नहीं दिखता है। हाँ, उसकी अमेरिका को और पश्चिम देशों को शक शुबा है, इसलिए उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर दिए हैं, और उसका उद्देश्य साफ है कि और देशों से, ईरान से, रूस से, चीन को वो संकेत दे रहे हैं कि देखो, हमास ने जो किया है वो बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है, और इसलिए अगर इजराइल हमास के खिलाफ
पनिशमेंट करता है तो उसको जारी रखने दिया जाए। हाँ, जानो माल की तबाही बहुत हो गाजा में, लेकिन ये आप देखिए कि बाइडेन ने क्या शब्द कहे, इस पे गौर करें। बाइडेन ने ये कहा कि होलोकॉस्ट के बाद, यानी हिटलर ने जो जुल्म किए थे यहूदियों के साथ, उसके बाद ये सबसे बड़ा जुल्म है यहूदियों पर। ये छोटी बात उन्होंने नहीं कही। तो इसलिए इस वक्त बड़ा नाजुक क्षण है और हर देश आप अगर देखें तो बहुत ही फूंक फूंक के कदम उठा रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी रोक होगी, और वो तो हमास पर पूर्ण रूप से आक्रमण करेंगे, चाहे मतलब कितनी भी फाइट टू द गाजा में फिनिश तबाही है, हो। नेस्त नाबूद कर दिया जाए हमास को। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं जनरल दयाल। रेटिंग्स इतनी डाउन हो गई हैं नेतन्याहू की, तो वो क्या फुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे, या जो बहुत से जानकार मानते हैं हमास को एक थोड़ी सी रस्सी वो ढील देकर रखते हैं हमेशा नेतन्याहू 2007 से, जब से हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया है। देखिए संदीप, 3-4 चीजें समझनी होंगी। पहली बात तो ईरान एक ऐसे भूत का नाम है कि जैसे कहते हैं ना, भूत आ जाएगा बेटा। इस पूरे मिडिल ईस्ट में जब भी कुछ होता है ईरान का नाम ले दो, उसको खींच लो, क्योंकि वो एक भूत की तरह खींच लो। मुझे नहीं लगता कि हमास ने इस पूरे ऑपरेशंस में किसी किस्म से ईरान से कोई मदद ली है। जहां तक इजिप्ट जॉर्डन की बात है, वो इस मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। जहां तक सीरिया की बात है, उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है आज के दिन। सीरिया खुद अपने द्वंद्व में इतना फंसा हुआ है। नेतन्याहू की लोएस्ट रेटिंग्स थी। नेतन्याहू का गृह में फर्स्ट टाइम इजराइल के अंदर इतने डिफरेंसेस थे और अपनी वो थी, और इसीलिए शायद ये जो 15 साल से एक एरिया बिल्कुल ब्लॉकेड में था, अगर गाजा स्ट्रिप का पिछले 15 साल का आप उठा के देखो तो बिल्कुल इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है। जहां पे आप बेड़ा भेज रहे हैं ना अमेरिकन, वहां से तो आप आज भी नहीं जा, आज से 5 साल पहले भी नहीं जा सकते थे, 2 साल पहले नहीं जा सकते। एक आइसोलेटेड एरिया, जैसे आपने बोला इतनी छोटी सी स्ट्रिप है, उसने ये अपने बलबूते पे अपने मुद्दे को दुनिया के सेंटर स्टेज पर लाने के लिए, अपने उस मुद्दे को जो अरब कंट्रीज, इजराइल और अरब कंट्रीज की रिकॉन्सिलिएशन थी, उसको डीरेल करने के लिए इस पूरे मुद्दे को उन्होंने उठाया। और उन्होंने इस तरह से उठाया है कि वो एक आतंकवादी संगठन है। उनका, जैसे बताया साहब ने, फतेह और इनका बिल्कुल कोई अब कनेक्शन नहीं है, वेस्टर्न बैंक से कोई एड नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमास ने बिल्कुल अपने अस्तित्व के लिए, गाजा पट्टी के अस्तित्व के लिए दुनिया को दोबारा हमास के अस्तित्व का भी सवाल है, नेतन्याहू का राजनीतिक नेतन्याहू का बिल्कुल है। और मैं कह रहा हूं रायता फैल गया है। जो सीरिया की बात कर रहे हो, अब ये पूरा फसाद, अब जो फसाद कर रहा है नेतन्याहू या इजराइल, मैं बहुत ब्लंट हूं, ये भी इसलिए कर रहा है कि अब जो वो कार्रवाई करना चाहता है गाजा पट्टी में, जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था, एलटीटी को साफ करने के लिए एक श्रीलंकन आर्म फोर्सेस को उस सिविल वॉर में दुनिया भर के उन्होंने एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी की थी। यही ग्रैंड स्ट्रैटेजी ये कर रहा है, इन्वॉल्व सीरिया, इन्वॉल्व दिस, ब्रिंग अमेरिकन, दुनिया का ध्यान पूरे 10-15 दिन बांटो और पूरे गाजा पट्टी को बिल्कुल, वहां पे बहुत गरीब है। हमास ने जो किया वो बिल्कुल क्रूर है, आप हमास को एलिमिनेट कीजिए, लेकिन एक हमास के फाइटर मारने के लिए इजराइल जानता है 15-20 सिविलियंस, 15-20 जो पैलेस्टीनियंस बच्चे या औरतें, वो भी साथ में मरेंगे। 40% 15 साल से कम की है वहां, और भूखे नंगे बहुत है वहां पे। तो ये पूरा का पूरा इन्वॉल्व, अब देखिए हमास ने सोच समझ के किया था, वो प्रिपेयर्ड होगा। पर हमास ने इजरायली बंधक बना रखे हैं। अब इजराइल का तो हम 1972 के ओलंपिक्स का भी वो इंसिडेंट हमारे सामने है, वो माफ तो करते नहीं है इस बात को लेकर। उनके बंधकों को मारने की वो धमकी देंगे तो कोलैटरल डैमेज होगा, उसमें मासूम लोग भी इस चक्की में पिसेंगे क्या? कोलैटरल डैमेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप क्या सोच रहे हैं, ये जो कम से कम 15 से 2000 आदमी जो अब तक मरे हैं, जो 10,000 के करीब जो आदमी घायल हुए हैं गाजा पट्टी में, क्या सोचते हो सब हमास के फाइटर्स हैं? क्या सोचते हो सब हमास के सिंपथाइजर्स हैं? हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से इजराइल पे अटैक किया है, अपने लोगों को भी तो वो बंदूक के दम पे कंट्रोल करती है। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग जो एक्सपीरियंस्ड है,
क्या श्रीनगर के अंदर, क्या वैली के अंदर सारे लोग सिंपैथाइजर थे? नो, 80% लोग हमेशा से इंडियन थे, वहां इंडियन सिंपैथाइजर थे। लेकिन कुछ लोग उस टाइम पर इतने हावी हो जाते हैं कि पॉपुलेशन दब जाती है। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। देखिए सब अपनी, और ये पाले आज से नहीं बटे हुए, अमेरिका, वेस्ट, ये हमेशा से साथ है। कुछ पिछले अब्राहम अकॉर्ड के जरिए, ओस्लो अकॉर्ड के बाद कुछ इस इलाके में, अरब वर्ल्ड में, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब अपना इंटरेस्ट से अब इजराइल के साथ थोड़े से क्लोज हुए थे। वो डीरेल हो गया क्योंकि इनको अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन में वहां भी, और यूरोप में भी देखिए थोड़े दिन बाद जब ये हाहाकार मचेगी गाजा स्ट्रिप में, यूरोप के अंदर भी जगह जगह पे एजिटेशंस होंगे। जो पैलेस्टीनियंस हैं वो यूरोप में स्प्रेड है थ्रू द कॉरिडोर, सीरियन कॉरिडोर। जब सीरियन रिफ्यूजीज गए हैं वो पॉपुलेशन में मिक्स्ड है। तो हर कोई पॉलिटिकली, अब बाइडेन साहब भी बैकआउट नहीं कर सकते, 2024 में इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल मुकम्मल आपने खाका खींच दिया। जनरल कुलकर्णी, पिछली दफा हम इतवार को जब इस जंग का दूसरा दिन था, हमने शो किया था, आप थे उसमें, तब ये था, एक आम राय ये बनी थी ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये जंग हो जाएगी खत्म। पर क्या रायता और ज्यादा फैल गया है और असरात और इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्या आने वाले दिनों में? संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से सब पैनलिस्ट ने विश्लेषण किया, बहुत ही बढ़िया। मुझे कोई शक नहीं, मैं अभी भी कहूंगा कि ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं छिड़ेगी। यही कारण है कि कैरियर ग्रुप्स ऑलरेडी मेडिटेरेनियन में आकर के खड़े हैं, क्योंकि इसका दायरा बढ़ना नहीं चाहिए। उसका इकोनॉमिक असर पूरे विश्व में होगा, और उसका जो नॉर्मली यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद जो हो रहा है उसके मद्देनजर चीन को फायदा होएगा और किसी को नहीं। तो यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि ये जो लड़ाई है ज्यादा दिन चले। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से हमास ने इजराइल के मुंह पे थप्पड़ मारा, पहला झटका जो मारा है, उसके बाद से जो रिटेलिएशन है वो बड़ा स्ट्रांग होगा। हमास का खात्मा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, 100% नहीं, क्योंकि आप कितने भी आदमी मार ले, जो आइडियोलॉजी है वो समाप्त होनी बहुत कठिन होती है। लेकिन हमास का खात्मा होगा। जो इजराइल है वो सीरिया में, अपना गाजा पट्टी में जाकर के दोबारा अपना दबदबा रखेगा, क्योंकि 2007 से लगातार जो हमास है वो उधर है। और कौन है वहां पे? जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 60% से ज्यादा जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, 50% से ज्यादा लोग हैं वो 15 साल के नीचे हैं, और पिछले 16 साल से वहां पे पूरा का पूरा ब्लॉकेड है सी का। तो कौन है वहां पे? सारे के सारे जो है इस ब्लॉकेड के बाद ही पैदा हुए 50% लोग हैं। तो आज की तारीख में इजराइल जो है यकीन करेगा कि लड़ाई जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने बॉर्डर सिक्योर पर क्या जनरल कुलकर्णी, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक मानवीय संकट भी उत्पन्न होने की बहुत बड़ी आशंका है। देखिए, हमास को नेस्तनाबूद कीजिए, आतंकियों की कोई जगह नहीं, खत्म कीजिए, बेरहमी से जैसे वो मारते हैं उनको उड़ा दीजिए। पर जो मासूम है, जो कोई हमास का सिंपथाइजर नहीं, वहां रह रहा है, गरीबी में किसी तरह से जिंदगी की गुजर बसर कर रहा है, वो कोलैटरल डैमेज को लेकर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी मुंह बाए खड़ा है क्या, उसकी आशंका? संदीप भाई, आप देखिएगा 2007 से लगातार 16 साल हो गए वहां पे हमास का ही राज चल रहा है। हमास ये ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। अगर गाजा पट्टी जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, उनके भी टनल्स हैं, उनको भी मालूम है क्या है, किस प्रकार से उन्होंने इजराइल की सर्वेलेंस सिक्योरिटी को एकदम नाकामयाब करके जिस प्रकार से रॉकेट लाए हैं। अभी नहीं, उनके पास हजारों रॉकेट है। ये इजराइल को मालूम था वो क्या कर रहे हैं। जितने कंटेनर इजिप्ट से गए, इजिप्ट ने भी उनको बताया कि ये जिप्सम नहीं है, इसे एमोनियम नाइट्राइड जा रहा है, तो सब कुछ मालूम है। ये सोचना कि इजराइल को मालूम नहीं था, लेकिन टाइमिंग का जरूर ये नहीं मालूम था कि इस प्रकार से मोटरसाइकिल के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर जिस प्रकार से वो आएंगे, और जिस प्रकार से बर्बरता और क्रूरता हमास ने दिखाई है, उसका बदला तो इजराइल लेगा ही। ये कहना कि बंधक के लिए इजराइल इस लड़ाई में, इस बार बंधक के लिए इजराइल कभी भी अपने घुटने नहीं टेकेगा, ना यकीन करेगा। 150 उनके पास बंधक है, वो जरूर पैरेलल कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन जो हमास के बरखिलाफ कार्रवाई होगी, जिस प्रकार से सीज ऑफ गाजा है,
वो होगा, क्योंकि 2-3 लाख लोग पलायन कर गए हैं, 2-3 लाख लोग वैसे ही बेघर हो गए होंगे। 22 लाख की आबादी है, 6,500 डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन की, है ही कितना गाजा? 40 किलोमीटर में 10 से 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा, 365 स्क्वायर किलोमीटर, तो कुछ नहीं है गाजा का। लेकिन ये जो कैरियर ग्रुप्स यूएसए के हैं, ब्रिटेन का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि लड़ाई का दायरा जो बड़ा नहीं होगा, 10-15 दिन की बात है, पक्का होगा। क्योंकि क्या ये हमास ने तो तोलिया डाल दिया है ना, ये लामबंदी जो हो रही है, ये जो खेमेबाजी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं जनरल कुलकर्णी, एक तरफ जूइश क्रिश्चियन कोएलिशन, यहूदी क्रिश्चियन वर्ल्ड एक तरफ और इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ, और ईरान की तरफ से जो ये बयानबाजी आ रही है, ईरान सऊदी अरब शिया सुन्नी विवाद के बावजूद एक पेज पर जो आते दिख रहे हैं, ये खेमेबंदी, ये खेमेबाजी क्या बढ़ेगी आने वाले दिनों में? ऐसे है संदीप भाई, क्योंकि ईरान और सीरिया, जब इराक और ईरान की लड़ाई हुई 1990 में, ये दोनों मिल गए। हिजबुल्लाह क्या है? शिया है, ईरान शिया है, हमास क्या है? सुन्नी है। तो ये जो गठबंधन है, ये कहने के बावजूद कि हम सब के सब यहूदियों के बरखिलाफ खड़े होंगे, जो अल अक्सा मॉस्क को लेकर के हो रहा है, ये दोनों के लिए पवित्र है। अगर हम वहां पे देखें, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क दोनों अलग अलग चीजें पर एक ही कंपाउंड के अंदर है। दोनों की पवित्रता दोनों के लिए, ज्यूज के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है और क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए भी है। उसके पीछे इंतिफादा 2 भी हुआ था और इंतिफादा 3 होने की भी उम्मीद जताई जा सकती है कि हो सकता है उसके लिए हो। लेकिन अल अक्सा मॉस्क कब आया है? 8वीं शताब्दी में। ये डोम ऑफ द रॉक कब का है? ये 3000 साल पहले किंग सोलोमन के द्वारा वहां मंदिर बनाया गया था, उसके ऊपर है। तो ये जो है, उसी के साथ क्रिश्चियन का भी एक तरह से पवित्रता है। तो ये जो लेकर के बार बार बातचीत होती है अल अक्सा मॉस्क को लेकर के, इन्होंने इनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, जाने नहीं दिया मस्जिद में जाकर के, ये दोनों अलग अलग है। एक पश्चिमी दीवार है जहां पे ज्यूज जाते हैं और मॉस्क है वो अलग है। तो ये एक तरीके से मेरे को लगता है जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो संदीप भाई आप बात कर रहे हैं, वो जो है वो जरूर एक, मुझे लगता है पूरे विश्व भर में, भारत में भी नजर आ रहा है और पूरे विश्व भर में भी धीरे धीरे करके साफ ये बिल्कुल ये खेमेबाजी होती दिख रही है। पर इसमें जो हमारे हित हैं और हमारे जो कंसर्न्स हैं आशीष, वो सबसे जरूरी हैं। और जो ऑपरेशन अजय जो चलाया है विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने 230 भारतीयों को वापस लाने का जो प्लान है, पहला हवाई जहाज लेकर आएगा। इस वक्त इजराइल में कितने भारतीय फंसे हैं, किस तरह के संपर्क किए जा रहे हैं, क्या कुछ इंतजामात किए हैं विदेश मंत्रालय ने? जो स्ट्रैंडेड हैं संदीप जी, कल मैं सीजी मुंबई से बात कर रहा था जो इजराइल के यहाँ पर पोस्टेड, उन्होंने कहा कि तकरीबन 20,000 के करीब अभी जो इमीडिएट चैलेंज है लोगों को निकालने का, इंडियंस, वो फिगर है। हालांकि इंडियंस 20,000 भारतीय हैं करीबन, ऐसा उन्होंने बताया कि ये अभी स्टैंडर्ड है जिनको निकालने का चैलेंज है। उसमें से भी ये देखना होगा कि कितने लोग अभी इमीडिएटली वापस आना चाहते हैं, लिहाजा ये एक्सरसाइज शुरू की गई है। आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। मुझे लगता है कि समय रहते ही अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि विदेश मंत्रालय ने सही समय पर यह कॉल ले लिया और ये ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है, जिसका कल मेरा ख्याल है जिस तरह से जानकारी दी गई विदेश मंत्रालय की तरफ से, कल पहली खेप आएगी लोगों को। जी बिल्कुल। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा हो, एक दिन पहले भी हमने देखा था कि हमारे एम्बेसडर बाकायदा वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर रहे थे और सभी को कह रहे थे चिंता ना करें, हम ख्याल रखने के लिए हैं, पूरा आपको असिस्टेंस दिया जाएगा, लेकिन अपने आप को जहाँ भी रहें वहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहें, सेफ रहें। तो इस लिहाज से बड़ा ऑपरेशन, और मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एक जानकारी और दी गई कि अभी ये देखना होगा कि भाई एयर क्लियरेंसेज वगैरह की ज़रूरत है, कौन सी फ्लाइट उतर पाती है, कौन सी नहीं उतर पाती है, सिचुएशन कहीं और एग्रीवेट ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि, क्योंकि हमें इसमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भाई सीरिया में डमस्कस एयरपोर्ट वहाँ वो ठप हो गया है, एलेपो का, तो जवाबी कार्रवाई तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और इस बात का बड़ा खतरा है। देखिए तेल अवीव शहर में जहाँ पर हमारे कितने कुलीग्स गए हुए हैं, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, उनके होटलों में आके रॉकेट्स गिर रही हैं। तो यू कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी। आशीष थे 20 मीटर दूर, वहां पर एक रॉकेट गिरता है। वो तो बॉर्डर पे थे, वो तो एकदम गाजा में, उनको तो अपना ख्याल और रखना चाहिए। मैं तो तेल अवीव की बात कर रहा हूँ कि जिन होटलों में हमारे दूसरे कॉलीग्स हैं, उन होटलों के कैंपस में आकर के रॉकेट गिर रही है। तो कुछ भी हो सकता है, उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ये बहुत जरूरी था जो कदम विदेश मंत्रालय ने उठाया। लेट्स जस्ट होप कि सक्सेसफुली इंडिया इसको अचीव करने में कामयाब हो, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो वापस आना चाहते हैं उनको हम सेफली ला सकें। और इसमें भारत ने जो क्लियर कट एक स्टैंड लिया है, नुआंस्ड आपने बताया, पर मतलब एक बड़ा शिफ्ट है हमारी पॉलिसी में। इजराइल का पूरा समर्थन जो भारत करता दिखा है,
वो कूटनीतिक अग्नि परीक्षा क्या अभी जारी है? देखिए संदीप जी, आशीष। आप विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपसे इजाज़त चाहिए होगी। मैंने उस दिन भी कहा था और आज का भी जो स्टेटमेंट है सर, उसमें ये क्लियरली मैं एज अ डिप्लोमेटिक जर्नलिस्ट ये समझ रहा हूँ कि भारत ने एक पक्ष का साथ खुल के नहीं लिया, हम ऐसा ना कहें। मुझे ऐसा लगता है भारत ने क्लियर कट स्टैंड लिया है एक्ट ऑफ टेररिज्म के अगेंस्ट। तभी मैंने उस दिन भी कहा था कि ये न्यूआंस्ड शिफ्ट है इजराइल के पक्ष में, क्योंकि दोनों देशों के बीच में क्लोजर सिक्योरिटी कोऑपरेशन और दोनों नेताओं के बीच में बड़ी तगड़ी बॉनहोमी है। हाउएवर उसके बावजूद आज ये वजह क्यों हुई संदीप जी कि विदेश मंत्रालय को ये समझाना पड़ा कि हमारा स्टेटेड पोजीशन क्या है, और उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वी आर, लेट मी जस्ट रीड इट आउट, India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders side by side at peace with Israel। ये बहुत ज़रूरी समझा गया कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, माफ़ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। जिस तरह से भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिश किया जा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसिडर्ड और बड़ा सही पोजीशन लिया कि कम से कम इसको क्लियर किया जाए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल के साथ हम डट के खड़े हैं, लेकिन हम डट के इस बात पर खड़े हैं कि इजराइल रिजर्व्स द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म, जो इंडिया का राइट है। तो हम आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ हैं। पैलेस्टाइन पर जो हमारा पोजीशन, उसको अभी हमने डाइल्यूट नहीं किया है। वो उनकी जो मांग है उसको हमने डाइल्यूट नहीं किया है। और इसमें कहीं ना कहीं क्या मैं ये भी मानूं आशीष की निहित है कि मासूमों की बलि ना चढ़ा दी जाए। कोलैटरल डैमेज जितना कम हो उतना रखना चाहिए। सर मैं तो 7 साल के बच्चे का बाप हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने आज ही एक बड़ी डिस्टर्बिंग तस्वीर देखी कि एक बाप एक बच्चे को गोद में लेकर के सफ़ेद कपड़े, और मेरा हमेशा मानना है, मुझे घर पे डांट भी पड़ेगी जो मैं अभी बोलने वाला हूँ आपसे, कि मैं तो खुद ये कल्पना कर रहा था कि कहीं वो मेरा बच्चा गोद में तो नहीं था। जब तक मेरा मानना है तकलीफ आप खुद पर लेकर के नहीं सोचेंगे, तब तक आपको उसकी गंभीरता नहीं समझ में आएगी। तो कोलेटरल डैमेज तो संदीप जी शुरू हो चुका है। 100 बच्चे जब एक जगह की रिपोर्ट थी जिनका गर्दन काट दिया गया। हम पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करते थे, वो कैसे आतंकी थे जो टेबलों के नीचे घुस घुस के आतंकियों ने बच्चों को मारा था। अगर आप बच्चों के गर्दन काट दिए छोटे छोटे बेबीज के, तो कोलैटरल डैमेज ऑफ हाईएस्ट डिग्री तो शुरू हो गया। अब इसको डील तो करना, मुझे लगता है कि सभी पैनलिस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मानवीय पहलू को हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आतंकवाद की कोई जगह नहीं, आतंकियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उनको बर्बाद कर देना चाहिए। पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बात है और इस पर मैं विवेक काटजू साहब के भी व्यूज चाहूंगा। बात हो रही है इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है। विवेक काटजू साहब, एक छोटा सा लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। ये इसको एक धार्मिक चोला जो पहनाने की कोशिश की जा रही है, ये कितनी सही है, कितनी वाजिब है? अब मुझे इजाजत एक इजाजत दे दें। देखिए, आज जो एमईए का स्टेटमेंट आया है वो बहुत अच्छा है, बहुत संतुलित। काश कि यही स्टेटमेंट आज के बजाय सोमवार को आए, क्योंकि डिप्लोमेसी में आशीष जी तो डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ज्यादा जानते हैं। टाइमिंग इज एवरीथिंग। जो भी शक शुबा लोगों को होने लगा था वो सोमवारी को अगर खत्म हो जाता तो बेहतर। ठीक है सर। जनरल दयाल, देखिए संदीप, ये एक फसाड है, कोई धर्म युद्ध नहीं है। ये कोई इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस जॉनिज्म नहीं है, जूज और इस्लामिक लड़ाई नहीं है। ये अस्तित्व की लड़ाई है। हमास अपने अस्तित्व पर लड़ रहा है और नेतन्याहू जो कि अपना कंट्रोल लूज कर रहे थे, उनके साथ जो उनके साथ अचानक जंग है, इसमें धर्म का पुट डालना बिल्कुल बेमानी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष मेरे सहयोगी मेरे साथ बने रहेंगे। जनता की राय क्या है वो आप हमसे साझा कर रहे हैं, वो दिखाने वाला हूं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीधे ग्राउंड जीरो से। हमास ने रॉकेट हमला किया है एक बार फिर इजराइल पर, और इसके प्रत्यक्षदर्शी मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या कुछ उन्होंने देखा है आप भी देखिए। ठीक ऊपर 4-5 आपको रॉकेट्स के बड़े निशान दिखाई देंगे। ये साफ संकेत है कि हमास की तरफ से और भी ज्यादा रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ये देखिए, ठीक मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे किस तरह से एक के बाद एक रॉकेट्स दागे गए हैं। सभी लोगों को यहाँ पर किसी तरह से छुपने के लिए कहा गया है और कैमरामैन मान हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए,
5-6 और अभी भी धमाकों की आवाज़ आ रही है। यानी कि ये जो रॉकेट्स हैं जब हमास की तरफ से दागे गए हैं उसके तुरंत बाद आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया गया और साथ ही साथ इस एक्टिवेशन के तुरंत बाद इस सारे रॉकेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। एक बार फिर ये आज हमारा तीसरा क्लोज कॉल जिसे कहते हैं काफ़ी बाल बाल बचने वाला सिचुएशन, क्योंकि ठीक हमारे ऊपर 1-2 नहीं बल्कि आपको दिखाई देगा 6-7 इस तरह के रॉकेट्स दागे गए। उसके तुरंत बाद हमें कवर लेने की ज़रूरत पड़ी। मेरी बाईं तरफ ये जो रॉकेट्स हैं जब हमास की तरफ से दागे गए हैं उसके तुरंत बाद आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया गया और साथ ही साथ इस एक्टिवेशन के तुरंत बाद इस सारे रॉकेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। एक बार फिर ये आज हमारा तीसरा क्लोज कॉल जिसे कहते हैं काफ़ी बाल बाल बचने वाला सिचुएशन, क्योंकि ठीक हमारे ऊपर 1-2 नहीं बल्कि आपको दिखाई देगा 6-7 इस तरह के रॉकेट्स दागे गए। उसके तुरंत बाद हमें कवर लेने की ज़रूरत पड़ी। मेरी बाईं तरफ से ये रॉकेट्स आए और जैसे ही ये रॉकेट्स हवा में आए आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया और साथ ही साथ सभी लोगों को शेल्टर लेने के लिए इंडिकेट कर दिया गया। उसके तुरंत बाद आयरन डोम ने इन सारे हमास के रॉकेट्स को हवा में ही निस्तो-नाबूद कर दिया। लगभग 99% तक ये रॉकेट्स न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं और जैसे ये रॉकेट्स न्यूट्रलाइज होते हैं तुरंत ही सायरन ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है और फिर जो मूवमेंट है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, यानी कि आप शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5-6 रॉकेट्स दागे गए उसी पर सब कुछ रुक जाएगा। कई बार इस तरह से वेव सी आती है और एक बार फिर हमें 6 से 7 मिसाइल्स की वेव दिखाई दी और ठीक हमारे सर के ऊपर उन रॉकेट्स को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने एक बार फिर न्यूट्रलाइज कर दिया। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाजा बॉर्डर से एबीपी न्यूज़ के लिए। तो ये मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह थे। गाजा बॉर्डर पर मौजूद 7 रॉकेट जो गिनती की गई है, 7 रॉकेट छोड़े गए हमास की तरफ से इजराइल पर और आयरन डोम जो लगातार जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे आशीष सिंह, ये उनका डिफेंस सिस्टम है। हालांकि पिछले शनिवार ये बिल्कुल नाकाम साबित हुआ था। 5000 रॉकेट हमास ने फायर किए थे और आयरन डोम निष्क्रिय साबित हुआ। 2011 से ये लगातार बना हुआ है। ये इनका रक्षा कवच है, नेस्त नाबूद कर देता है, खत्म कर देता है रॉकेट्स को। और आज ये काम करता दिखा। सीधे तस्वीरें कैद की आशीष कुमार सिंह ने और मान ने, जो मेरे कैमरा पर्सन से योगी कैमरा पर्सन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।